हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट की यूनिट 1 अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हैं और इसकी विवादित उत्पत्ति, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सारी बातें आज की यूनिट 1 में हम कवर कर लेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आएँ। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, यूनिट 1 की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, यूनिट 1 मेनली आपको इसमें 4 टॉपिक्स मुख्य रूप से पढ़ने हैं। देखिए, पहला ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ ही आपको पढ़ना है बिग बैंग का अध्ययन। अब ये बिग बैंग क्या है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें इसके बाद ही आपको डी कॉलोनियल अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। अब ये क्या है, इसके बारे में भी आपको आगे समझ में आएगा। और लास्ट में आपको यहाँ पे समझना है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन की वंशावली क्या रही है, मतलब भारत में किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संबंध पाया जाता रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मतलब सारी बातें समझ में आ रही हैं यहाँ तक कि आपको यूनिट 1 में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो जितना भी समझ में आ रहा है ठीक है, बाकी अभी हम सारी बातें करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। ऐसा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि नोट्स वगैरह आपको थोड़ा समझ ना आए। बस अगर आप लगातार वीडियो को पूरा देखोगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन होते क्या हैं, आखिर इनका क्या अर्थ होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से तात्पर्य दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों के स्वरूप से है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक संबंध स्थापित होते हैं। यहाँ बात को समझिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वो क्या हैं, तो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जो संबंध स्थापित किए जाते हैं उसे ही हम कम शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अगर जिस बच्चे को कुछ भी मतलब नहीं पता, बस वो इतना याद करे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ यही है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। राष्ट्र मतलब देश होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं उसे हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। लेकिन आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो रिलेशन होते हैं, ये जो संबंध स्थापित होते हैं वो राजनीतिक भी होते हैं, आर्थिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं और सामरिक भी होते हैं, मतलब सैनिक भी होते हैं। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों का निर्धारण अनेक पहलुओं के द्वारा होता है, जिसमें शामिल है राष्ट्र की शासन व्यवस्था, भौगोलिक अवस्थिति मतलब लोकेशन, संसाधनों की उपलब्धता, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विकास क्रम, विचारधारा एवं ऐतिहासिक मूल्य इत्यादि। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बड़ा विचार है। बड़ा विचार का मतलब यह है कि इसमें दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वो कई चीज़ों मतलब वो कई आधारों पर होते हैं। जैसे कि राजनीतिक संबंध भी स्थापित होते हैं, आर्थिक संबंध भी स्थापित होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंध स्थापित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा जापान के साथ कोई सांस्कृतिक संबंध है तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। हाँ, कई बार हम देखते हैं कि किसी देश के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध भी होता है, राजनीतिक संबंध भी होता है। उदाहरण के लिए नेपाल के साथ हमारा एक राजनीतिक संबंध है, एक सामरिक संबंध है। जो नेपाल की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उससे राजनीतिक जो चीज़ें हैं बनाकर रखते हैं। तो राजनीतिक संबंध हमने स्थापित किया है नेपाल के साथ। सांस्कृतिक संबंध भी हैं, क्योंकि बहुत सारी जो मतलब आबादी है नेपाल की वो भारत के ऊपर डिपेंड रही है। जो पूरा नेपाल है वो भारत के ऊपर डिपेंड रहा है ताकि वो अपना व्यापार वगैरह कर सके समुद्र के रास्ते, या बहुत सारी चीज़ों के चलते नेपाल से भारत का रिलेशन बहुत लंबा रहा है। तो कई सारे पहलू हैं इसके। तो कहने का मतलब यह है, सिंपल सा कम शब्दों में आप यहाँ पे आराम से समझ लीजिए सारी बात, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं वो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच संबंध होते हैं, जो कि राजनीतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। मतलब कई आधार हैं संबंध के। यहाँ पर हम पॉलिटिकल रिलेशन भी बनाते हैं और इकोनॉमिकल यानी कि व्यापार से संबंधित भी रिलेशन हो सकता है, या सेना से संबंधित कोई संधि हमने कर ली किसी दूसरे देश के साथ तो वो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आता है। आगे देखते रहिए, सारी बातें और आगे आपको क्लियर होंगी। देखो दोस्तों, दो या दो से जो अधिक राष्ट्र होते हैं उनके बीच जो संबंध होता है वो कई सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि राष्ट्रों की जो शासन व्यवस्था है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। उदाहरण के लिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत 1990 से पहले हमने
जो दक्षिण अफ्रीका है उससे संबंध तोड़ रखे थे। मतलब भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ जितने भी पॉलिटिकल रिलेशन थे उसको तोड़ दिया था 1990 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी दक्षिण अफ्रीका में उस टाइम 1990 तक, वो शासन व्यवस्था ऐसी थी जो नस्लवाद को बढ़ावा दे रही थी या रंग भेद को बढ़ावा दे रही थी। इस कारण से क्योंकि वहाँ पर शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी भारत के अकॉर्डिंग, इसलिए भारत ने वहाँ से संबंध को अपने तोड़ लिया था। मतलब यह है कि देशों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वो कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि किसी देश में शासन व्यवस्था कैसी है। अब भारत और अमेरिका दोनों एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए दोनों का करीब आना लाजमी है और दोनों करीब आ भी रहे हैं। दूसरी चीज़, एक और फैक्टर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति का मतलब होता है जोग्राफिकल लोकेशन, मतलब कोई देश कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, इससे भी दो देश आपस में रिलेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज यूरोप के लिए भारत की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज आप देखो यूरोप के संबंध भारत के साथ काफ़ी बढ़ रहे हैं, यूरोप और अमेरिका के संबंध, क्योंकि भारत उस सिचुएशन, उस जगह स्थित है जहाँ प्रशांत महासागर है, और हिंद महासागर में भारत की पूरी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और भारत एक मेन देश है, एक मुख्य देश है हिंद महासागर का। इसके साथ ही संसाधनों की उपलब्धता, मतलब किसी देश में कितने संसाधन उपलब्ध हैं उस हिसाब से भी हमारे संबंध किसी देश के साथ बनते हैं। उदाहरण के लिए किसी देश के साथ हम तेल के लिए व्यापार करते हैं, जो ऑयल है, ईंधन वगैरह के लिए हम व्यापार करते हैं। उदाहरण के लिए जो खाड़ी देश है वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल वगैरह आसानी से मिल सकता है, तो हम लोग उनसे अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। या कहीं पर किसी देश में कोयला बहुत ज़्यादा है, किसी देश में साग सब्जियां कह लो या जो भी खान पान की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उगती हैं, ठीक है, अनाज बहुत ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से संसाधनों का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को डिफाइन करने में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बनाने में। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, विचारधारा किसी देश का ऐतिहासिक विकास या इतिहास कैसा है वो भी फैक्टर होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में। उदाहरण के लिए जो चाइना है उसकी जो विचारधारा है वो मेल नहीं खाती यूरोप से, इसीलिए आप चाइना के रिलेशन देखोगे कि यूरोप से अच्छे नहीं हैं, अमेरिका से अच्छे नहीं हैं। वो बात अलग है कि आर्थिक कारणों की वजह से सब एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए राज़ी हैं और एक दूसरे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग सब अपने जो रिलेशन है वो बना रहे हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, और वो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होता है वो कई सारे पहलुओं के ऊपर आधारित होता है, ये हमने देख लिया। अभी आप आगे और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति विज्ञान की एक शाखा है जो कि राष्ट्रों के मध्य संबंधों, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे गैर राज्य अभिकर्ताओं की गतिविधियों और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, ह्यूमन राइट्स वॉच आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों यानी कि जो NGOs हैं उनसे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों, विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीति। अब यहाँ पे बात को समझ लेते हैं। पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस वाले पैराग्राफ में हल्का समझा दिया। अब ये यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पैरा है, इसमें भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझिए। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको समझ में आ गया कि ये राजनीति विज्ञान की एक शाखा है जो कि राष्ट्रों के बीच मध्य संबंधों को व्यक्त करती है। लेकिन साथ में ही देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विचार है वो काफ़ी बड़ा है। ये सिर्फ आप किसी एक देश या दूसरे देश तक ही सीमित नहीं होता, ये पूरे विश्व की बात करता है। अब पूरे विश्व में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं आ चुकी हैं आज के टाइम पर। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र के साथ किसी देश के संबंध कैसे हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विषय है। भारत के संबंध UN के साथ कैसे हैं, यूनाइटेड नेशन के साथ कैसे हैं, ये भी आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन का एक हिस्सा है। कहने का मतलब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विचार है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसका जो विचार है वो काफ़ी व्यापक है। तो बहुत सारे जो गैर राज्य अभिकर्ता मतलब जो देश नहीं है लेकिन ऐसे संगठन हैं जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं विश्व में। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, भाई ये पूरे विश्व स्तर पर इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं जो किसी भी देश की राजनीति को, किसी भी देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदलने का पूरा मतलब शक्ति इनके पास है, पूरी पावर रखती हैं ये। उदाहरण के लिए जब ये किसी को ऋण देती हैं, किसी को लोन देती हैं, तो अपनी कई सारी शर्तें मनवा लेती हैं उस देश से।
तो मतलब ये गैर राज्य अभिकर्ताएं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है विश्व में। इसके साथ ही ह्यूमन राइट से संबंधित बहुत सारे संगठन हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, बहुत सारे मतलब गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन का मतलब होता है एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है जो कि किसी देश की नहीं है, मतलब वो उसको ट्रस्ट वगैरह के रूप में चलाया जा रहा है, जो स्वतंत्र है पूरी तरह। तो यहाँ पर बहुत सारे जो संगठन हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक हिस्सा हैं। मतलब किसी देश के संबंध इन गैर राज्य अभिकर्ताओं और इन गैर सरकारी संगठनों के साथ कैसे हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विषय है। तो यहाँ तक आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ें यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मुख्य रूप से क्या क्या बातें होती हैं। तो अगर हम मुख्य रूप से इसके विषय वस्तु की थोड़ी सी बात करें यहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीति वो भी इसमें शामिल है। वैश्वीकरण का विषय भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसे भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय के रूप में देख सकते हैं। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन में हम कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अभी आगे और भी डिटेल में बात की जाएगी। तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ में आपको इतनी सारी बातें बता दी गई कि आप बहुत अच्छे से बनाकर भी लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब और क्लियर हो जाएंगी सारी बातें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर होता है। देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सब पहलुओं का वर्णन करता है, चाहे वे राजनीतिक हों या गैर राजनीतिक, शांतिमय हों या युद्ध में, आर्थिक हों या भौगोलिक, सरकारी हों या गैर सरकारी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द राष्ट्रों के केवल राजनीतिक संबंधों का ही निरूपण करता है। देखो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संबंध। जैसे राजनीतिक संबंध का अर्थ यही होता है कि एक दूसरे देशों में हम राजदूतों को भेजते हैं, कोई भी राजनीतिक बात करनी होती है, पॉलिटिकल कोई सिचुएशन आ गई है, जैसे डिप्लोमेसी के जरिए हम, जो हमारे नेता हैं वो दूसरे देशों के नेताओं के साथ बातचीत करते हैं या समझौता करने का प्रयास करते हैं किसी चीज़ को लेकर। जब 2 देशों के नेता आपस में आमने सामने बैठते हैं तो ये राजनीतिक स्थिति होती है। दोनों देशों के राजदूत एक दूसरे के देश में होते हैं, तो ये राजनीतिक सिचुएशन होती है, ये राजनीतिक संबंध होते हैं। तो यहाँ आपको बात समझ में आ रही है। तो जब हम बस सिर्फ राजनीति से संबंधित विषयों की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं और सिर्फ राजनीति पर आधारित संबंधों की बात करते हैं, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संबंध आता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है इसमें सभी तरह के संबंध आ जाते हैं, चाहे आपके संबंध अच्छे हों, बुरे हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे आर्थिक हों, चाहे किसी भी तरह के आपके संबंध हो, सैनिक संबंध हो, किसी भी तरह का संबंध हो, सबका सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए आज की डेट में हमारे और पाकिस्तान के संबंध जो हैं वो शांतिमय नहीं है, तो शांतिमय संबंध ना होना भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। आज हमारे और चाइना के जो संबंध हैं या पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो युद्ध में हैं, युद्ध में होना भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विषय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक हिस्सा है। मतलब ये कि हमारे संबंध चाहे कैसे भी हों किसी देश से, अब अगर हम पाकिस्तान से चाहें तो देखो, पाकिस्तान से हमने लगभग सभी तरह के संबंध तोड़ रखे हैं, लेकिन फिर भी हमारे राजदूत और उनके राजदूत एक दूसरे के देश में बैठ रहे हैं अभी। तो मतलब थोड़े बहुत, ना के बराबर राजनीतिक संबंध अभी हमारे पाकिस्तान के साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सम्मेलन हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान के जो नेता थे तो वो भी आए थे। मतलब क्या है, थोड़े बहुत राजनीतिक संबंध हैं। हालांकि वो जो विश्व कम्युनिटी थी तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आए थे, वो भारत के लिए मतलब नहीं आए थे कि हम भारत से संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब हमारे और उनके जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंध हैं वो अच्छे नहीं, अच्छे मतलब बहुत ना के बराबर हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे भी संबंध हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाएंगे। हमारे जो संबंध है अगर वो युद्ध में हैं, बेकार संबंध हैं, अच्छे संबंध नहीं हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। मतलब ये है कि हमारे संबंध किसी देश के साथ हो या ना हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत कुछ ना कुछ तो होता ही है, वो चाहे बेकारी संबंध क्यों ना हो। तो यहाँ आपको बात समझ में आ गई। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक पहलू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। यही बात है कि राजनीतिक, ठीक है, यहाँ तक आ ही गया समझ में से, और नहीं खींचना चाहिए अब हमें। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय वस्तु का मतलब होता है कि आखिर कौन कौन से विषय हमें इसमें पढ़ने हैं, आखिर कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शामिल हैं, इसकी बात अब हमें करनी है। तो यहाँ पे अब इसकी बात करते हैं। तो सारी चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। देखिए,
अलग अलग विचारक ने, अलग अलग जो विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसके बारे में हमें जानकारी दी है और उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पे सारी बातें करेंगे। उदाहरण के लिए 1947 में ग्रेयसन किर्क ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 5 आवश्यक विषय वस्तु की बात की थी। अब देखिए, एक विद्वान है ग्रेसन किर्क, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 5 आवश्यक विषय वस्तु, 5 टॉपिक बताए थे, जो कि 5 मुद्दे बताए थे जो आवश्यक हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए। पहला क्या है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक है राज्यों की प्रकृति एवं कार्य, मतलब जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, जो देश हैं, उनका नेचर कैसा है, वो किस तरह के कार्य विश्व में कर रहे हैं, तो ये इसके बारे में अध्ययन करना भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विषय वस्तु है। इसके साथ ही राज्य शक्ति के निर्माण व उसको निर्धारित करने वाले कारक, राज्य की शक्ति को कौन से कारक बढ़ावा देते हैं, कौन सी जो ताकत है, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो राज्य की शक्ति को बढ़ाती हैं, पैसा है क्या वो जनसंख्या है, क्या वो संसाधन है, जो भी चीज़ें राज्य की शक्ति को बढ़ाती है उसके बारे में स्टडी करना, और उसको जो करती है, शक्ति को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में स्टडी करना, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विषय है। किसने बताया था? ग्रेसन किर्क ने बताया था। इसी के साथ राज्यों की विश्व व्यवस्था में स्थिति एवं व्यवहार। अब किसी देश की स्थिति क्या है पूरे विश्व में, किसी देश की पूरी विश्व में क्या स्थिति है, इसका अध्ययन करना भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विषय वस्तु है। समकालीन, आज के टाइम पर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका उद्भव किस तरह से हुआ, उसका किस तरह से विकास हुआ, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विषय वस्तु है, एक टॉपिक कह लो आप इसे। अधिक स्थायी विश्व व्यवस्था की स्थापना, और किस तरह से एक स्थायी विश्व व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है, लंबे समय तक विश्व बना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति स्थापित की जा सके, तो किस तरह से ऐसा किया जा सकता है, इसके बारे में स्टडी करना, इसके बारे में बातचीत करना, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय वस्तु है। तो यहाँ पर हम विद्वानों के अकॉर्डिंग, विचारकों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो एक विचारक को हमने देख लिया, ग्रेसन किर्क, इन्होंने ये सारी बातें बताई थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं आपको, जब भी हम आईआर की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो हम ना वहाँ पर देश को राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, या नेशन स्टेट बोलते हैं। राष्ट्र राज्य कह लो या राज्य कह लो, इसको हम राज्य बोलते हैं देश को इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट में। हम यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में किसी भी देश को देश, कंट्री या देश नहीं बोलते, हम उसको राज्य यानी कि स्टेट कहकर बुलाते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो वहाँ पर राज्य लिखना, देश मत लिखना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम आगे बात करें तो 1948 में इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के पेरिस सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय वस्तु में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एक सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का 1948 में पेरिस में। तो इसमें कहा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसकी जो विषय वस्तु हैं उसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अभी मैंने आपको बताया ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है, वो उसको शामिल किया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या हैं, WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब क्या, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनको शामिल किया जाए। या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून वगैरह होते हैं उनको भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हिस्सा बनाएं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही कार्ल यूच इसके विषय वस्तु को थोड़ा और विस्तृत करते हैं और इससे अलग अलग पहलुओं को जोड़ते हैं, जैसे राज्य एवं विश्व, वैश्विक प्रक्रियाएं एवं वैश्विक अंतर निर्भरता, संघर्ष, शक्ति संबंध एवं सीमितताएं। अब देखिए, कार्ल यूच हैं, ये अब और भी ज़्यादा विषय वस्तु को बताते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि राज्य एवं वैश्विक जो प्रक्रियाएं हैं विश्व की, इसको शामिल किया जाए। विश्व में जो अंतर्निर्भरता है इसे भी मुद्दा बनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। इसके साथ ही संघर्ष जो होता है, जो शक्ति का संबंध है एक दूसरे देशों में, जो लिमिटेशन है, जो सीमितताएं हैं, इसको भी शामिल किया जाए। विश्व जनसंख्या और जो पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दा है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय बनाया जाए, वो भी इसमें शामिल है। ये सारी बातें इन्होंने बताई। इसके अलावा हम बात करें विंसेंट बर्कर की, तो इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय वस्तु के 7 मुख्य तत्वों की चर्चा की। इन्होंने भी 7 तत्व बता दिए विषय वस्तु, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR के 7 विषय वस्तु इन्होंने बताया। क्या क्या बताया, तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, राष्ट्रीय हित में वृद्धि के उपलब्ध माध्यम, वैश्विक राजनीति की
प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आयाम, राष्ट्र शक्ति का नियंत्रण, सीमितताएं, सभी प्रमुख एवं विश्व शक्ति देशों की विदेश नीतियों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण छोटे देशों की भी विदेश नीति, हाल ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का इतिहास। यहाँ पे थोड़ा कोमा वगैरह लगाने में थोड़ी दिक्कत हो गई मुझे, लेकिन यहाँ पे बात को समझिए। विंसेंट बर्कर भी कहते हैं, कई सारी विषय वस्तुओं के बारे में ये बताते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तुओं में जो विदेश नीति है देशों की, उसको भी शामिल किया जाए कि क्या फॉरेन पॉलिसी अपनाता है एक देश दूसरे देश से संबंध बनाने में, क्या वो फॉरेन पॉलिसी बनाता है, उसको शामिल किया जाए। साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही होती हैं, जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही होती हैं, जैसे कि कोई आतंकवादी घटना हो गई, कोई बड़ी ऐसी घटना हो जाती है इंटरनेशनल, तो उसको शामिल किया जाए। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक आयाम हो सकते हैं संबंध के, उन सभी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा माना जाए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हिस्सा माना जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। तो यहाँ पे ये लोग सलाह नहीं दे रहे, ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि ये चीज़ें भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक हिस्सा हैं, बता ही रहे हैं यहाँ पे ये लोग। बैलिस और स्मिथ के मत अनुसार वैश्वीकरण के विकास ने कई नए मुद्दों व पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय वस्तु में जोड़ा है। इन्होंने कहा है क्योंकि अब वैश्वीकरण हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है पूरे विश्व में, अब पूरा जो विश्व है जो अब बहुत छोटा हो गया है विश्व। अब हम देख रहे हैं एक दूसरे से देश में आदान प्रदान बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्लोबलाइजेशन पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके कारण कई सारे नए मुद्दे सामने आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। जैसे क्या मुद्दे शामिल हुए हैं इस नए प्रकृति के विषय वस्तु में? मानवाधिकार का मुद्दा आ गया है, ह्यूमन राइट का, वाकई में बहुत हकीकत है ये, ह्यूमन राइट का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, ह्यूमन राइट आगे आप पढ़ेंगे, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा आपको। तो ह्यूमन राइट का मुद्दा शामिल है। पर्यावरण संबंधी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण की समस्या भी, पूरे विश्व आज चिंतित है पर्यावरण के लिए, हालांकि कुछ कर नहीं पा रहे अभी, पूरे सही जो कदम है उठाने बाकी हैं। जेंडर का मुद्दा भी है, नारीवाद से संबंधित जो मुद्दा है वो भी है, जेंडर भेदभाव का मुद्दा भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में हमें देखने को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंध गलत मैं बोल दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शामिल है। तो यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय वस्तु हमने पढ़ लिया, विषय वस्तु को हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमें बात करनी है कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक सब्जेक्ट के रूप में सामने आया, किस तरह से सब्जेक्ट के रूप में सामने आया। देखो दोस्तों, अगर मैं हल्का सा बताऊं तो इसका एक लंबा इतिहास है, जिसे हम यूनिट 2 के, जो यूनिट 2 है आपकी, उसके चैप्टर 1 में काफ़ी डिटेल में कवर कर लेंगे, तो वहाँ पे पूरी तरह इनफ, वहाँ पे कवर हो जाएगा, तो वो पूरी तरह इनफ होगा। ठीक है, हल्का सा मैं बता दूं तो यही मान सकते हो कि 1919 में एक प्रमुख घटना घटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में, जो कि इंग्लैंड के बगल में एक देश है। तो वहाँ पर एक विषय के रूप में इसको पहले शुरुआती में लाया गया था, एक विषय के रूप में। हालांकि उससे पहले का इसका इतिहास है, वो सारी बातें आपको यूनिट 2 के चैप्टर 1 में बताई गई हैं, तो आप वहाँ देख लोगे तो आपका पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही विश्लेषण के 3 स्तर। अब किसी देश में कोई घटना घटी या विश्व में, वर्ल्ड में कोई घटना घटी है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटा हुआ, मतलब कोई भी इंसिडेंट हुआ है, तो उसको समझने के लिए 3 लेवल होते हैं, व्यक्तिगत स्तर होता है, अलग अलग स्तर होते हैं। उसको हमने यूनिट 2 के चैप्टर 1 में ही कवर किया है काफ़ी डिटेल में, तो यहाँ पर भी उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने ये टॉपिक, आप ये मत सोचना कि मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं, ये है वो है, आप नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हैं कि सारी चीज़ें मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, आपको पूरी चीज़ें पढ़ने से मतलब है ना। तो मैं आपको उस वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, आप जाके देखेंगे, आपको मिल जाएगी वीडियो, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मतलब प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से देख लेना, पूरा डिटेल में कवर किया गया है। तो यहाँ तक हमने एक टॉपिक, आपका जो पहला टॉपिक था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हैं, इसको हमने का वाला जो ये टॉपिक है इसको हमने कवर कर लिया अच्छे से। अब हम बात करते हैं बिग बैंग का अध्ययन। बिग बैंग है क्या यहाँ पर? अब बिग बैंग को समझिए, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा आपको ये वाला टॉपिक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सन 1948 और 1919 जैसे वर्षों ने एक संप्रभु राज्य व्यवस्था का एक रचनात्मक स्वर निर्धारित किया, जिसे अध्ययन के लिए बिग बैंग के रूप में माना जा सकता है। हम सदैव ही वेस्टफेलिया की संधि के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन क्यों शुरू करते हैं? कुछ विद्वानों ने वर्ष 1919 को एक मील के पत्थर के रूप में भी लिया, जब राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे बात को समझिए, पहले यहाँ पर हम वेस्टफेलिया को समझते हैं कि जो वेस्टफेलिया है वो है क्या। देखिए दोस्तों,
वेस्टफेलिया की संधि बहुत मशहूर है। मशहूर मतलब वेस्टफेलिया का ये जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये है क्या, तो इसे यहाँ पे समझो। ये यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में है। देखिए यूरोप में क्या हुआ कि 1648 में एक संधि हुई थी। थोड़ा पहले जाते हैं तो 1618 में ना यूरोप में युद्ध शुरू हो गया, धार्मिक युद्ध। क्या धार्मिक युद्ध शुरू हो गया 1618 में यूरोप में। ये धार्मिक युद्ध शुरू हुआ था कि धर्म में, जो धर्म का जो सबसे बड़ा व्यक्ति था वो था पोप। ठीक है, जो सबसे बड़ा जो धार्मिक व्यक्ति था यूरोप में वो था पोप। जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसका जो पोप था, जो इसे आप पंडित के रूप में समझ सकते हो, तो ये जो पोप व्यक्ति था ये पूरे रोमन कैथोलिक चर्च का जो चर्च धर्म है, सॉरी क्रिश्चियन जो धर्म है, इसका सर्वोच्च व्यक्ति था धर्म के मामले में। ठीक है, तो इसका प्रभाव यूरोप में बहुत ज़्यादा था। अब जो राजा महाराजा थे वो भी इसके अंडर में आ रहे थे, क्योंकि भाई पोप पोप धर्म से संबंधित था और धर्म का विषय उस समय वहाँ पर यूरोप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता था, और धर्म और जो राजा थे वो आमने सामने आ जाते थे। अब बात को आप समझ पा रहे हैं कि 1618 से पहले की नॉर्मली आपको बात बताऊं तो 1618 से पहले यही सिचुएशन थी कि जो यूरोप था, यूरोप को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यूरोप था 1618 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, या जो भी टाइम पीरियड है आप यही समझ सकते हो। तो यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में जो पोप था और जो राजा थे, जो राजा था वहाँ का जो किंग था वो आमने सामने थे। आमने सामने का मतलब ये है, राजा कहता था कि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ भाई, मेरी बात ज़्यादा मानी जानी चाहिए साम्राज्य के अंदर, क्योंकि भाई मैं सैनिक क्षमता रखता हूँ, मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सैनिक हैं। और जो पोप था वो धार्मिक रूप से बहुत प्रमुख था। धर्म के मामले में वो लोगों को जो बता दे भाई, लोग तो भाई मानने को तैयार हो जाएंगे। उस समय हम जानते हैं कि धर्म कितना इंपॉर्टेंस रखता था व्यक्ति के लिए। तो भले ही कुछ अंधविश्वास हो या कुछ भी चीज़ें हों, तो पोप की अपनी एक इम्पॉर्टेंस थी भाई। पूरा यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव था। तो पोप और राजा दोनों आमने सामने आ गए यूरोप में। लगभग ये 17वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो दोनों ही आमने सामने आ गए, और इसी के चलते 1618 में धार्मिक युद्ध शुरू हो गया। धार्मिक युद्ध शुरू हो गया लोगों के बीच आपस में, कि बहुत सारे जो लोग थे, कई सारे कारणों से ये युद्ध हुआ था। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आप इतना समझिए कि 1618 में एक धार्मिक युद्ध शुरू हो गया जिसमें लाखों लोग, हज़ारों लोगों की जानें भी गई थी, और ये 30 सालों तक चला। ये कब तक चला, तो ये 30 सालों तक चला। ये पूरे लगभग ये पश्चिमी यूरोप में हुआ था पूरी तरह। ये रोमन कैथोलिक चर्च वगैरह जहाँ तक है, यहाँ पर ये पूरा युद्ध हुआ था, और ये 30 सालों तक चला था। 30 ईयर्स ऑफ वॉर के नाम से इसको हम जानते हैं। अब 30 साल होने के बाद 1648 में वेस्टफेलिया की संधि होती है। अब वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप कई सारे परिवर्तन आते हैं, और जो युद्ध होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो राजा होता है अब वही संप्रभु यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति मान लिया जाता है। अब क्या होता है ना, सिंपल सी बात है, अलग अलग जो साम्राज्य होते हैं वो आपस में फिर 1648 में अलग अलग जो साम्राज्य के राजा वगैरह जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो अपने आपस में संधि कर लेते हैं। संधि में क्या करते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि प्रजा का जो धर्म होगा वो राजा तय करेगा। प्रजा का जो धर्म होगा वो अब राजा तय करेगा, पहले राजा तय नहीं करता था। ठीक है, इसके साथ ही सभी ये संधि में, वेस्टफेलिया की संधि में, जो 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई, इसमें सभी ने तय किया कि जो बाउंड्रीज होंगी वो अब क्या होंगी, उसका सम्मान करेंगे। जो सीमाएं होंगी किसी देश की, अब उसका सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सम्मान का मतलब ये है कि आपका देश अगर यहाँ यहाँ तक है, जैसे कि ये देश अगर यहाँ यहाँ तक है तो इसकी बाउंड्री हम यहीं यहीं तक मानेंगे, और कोई भी अगर इस पर कब्जा करेगा तो हम उसकी निंदा करेंगे, या हम उसकी मतलब निंदा करेंगे, उसके खिलाफ हम युद्ध भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाउंड्री को सम्मान दिया गया, बाउंड्री डिसाइड की गई, निश्चित की गई, और कई सारी चीज़ें की गई। नागरिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया। बहुत सारी जो आधुनिक चीज़ें हम मानते हैं वो सारी चीज़ें वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप हमें दिखाई दी। और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जो राजा था अब वो अपने पूरे एरिया में, अपने पूरे साम्राज्य में, अपने पूरे देश में सर्वोच्च होता था। अब सर्वोच्च व्यक्ति वही था, वो चाहे जो कुछ भी करे तो सर्वोच्च व्यक्ति वही होता था। अब वेस्टफेलिया का ये जो बिग बैंग है, अब बिग बैंग क्या है इसको समझिए। देखिए वेस्टफेलिया मैंने आपको समझा दिया, वेस्टफेलिया क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी थोड़ा सा समझा दिया, और इतना ही इनफ है आपके लिए। इसे हम, जो आपका जो यूनिट 2 का चैप्टर 1 है वो आपके लिए वेस्टफेलिया के लिए बनाया गया है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उस वाले चैप्टर में ज़्यादा डीपली इसे समझना है, और वहाँ पे आपको समझाया भी गया है। तो यहाँ तक वेस्टफेलिया के ऊपर बात करना इनफ हो गया हमारे लिए। अब वेस्टफेलिया की हमने बात कर ली, अब ये बिग बैंग क्या है, अब बिग बैंग को समझिए।
कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यूरोपवासी जो हैं वो कहते हैं कि जो वेस्टफेलिया की संधि है, जो वेस्टफेलिया की 1648 की संधि हुई थी, उसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान विश्व जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। मतलब ये कि ये लोग कहते हैं कि बिग बैंग का मतलब एक बहुत बड़ी घटना है, और वो घटना कौन सी है? वो है वेस्टफेलिया की संधि। तो ये लोग कहते हैं 1648 की जो वेस्टफेलिया की संधि हुई थी वो हकीकत में एक बिग बैंग है, और इसके चलते हम देखते हैं कि वर्तमान जो विश्व है वो कुछ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई देने का मतलब है कि यहाँ पर हम जो वेस्टफेलिया ने क्या किया, देखो वेस्टफेलिया ने किया था बाउंड्री को डिवाइड, बाउंड्री को मतलब डिवाइड नहीं, बाउंड्री खींचना शुरू करवा दिया। पहले साम्राज्य होते थे जिसकी कोई बाउंड्री निश्चित नहीं थी, लेकिन अब वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप हुआ ये कि अब देशों की बाउंड्री निश्चित हो गई। देश एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करने लगे, नागरिकता प्रदान करने लगे, और राजा प्रमुख हो गया। तो जो यूरोपवासी हैं वो कहते हैं, या जो यूरोपीय समर्थक हैं वो यही कहते हैं कि वेस्टफेलिया के परिणाम स्वरूप ही आज का विश्व आपको दिखाई दे रहा है। अगर वेस्टफेलिया की संधि नहीं होती तो विश्व आपको ऐसा नहीं दिखाई देता, नहीं तो विश्व में साम्राज्य होते और लड़ते रहते एक दूसरे से हम सदा हमेशा ही। ठीक है, ऐसा कहना है यूरोप वासियों का। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है आज हमें वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप दिखाई दे रही हैं, या ये जो आज हम पूरा सिस्टम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। अब यहाँ पे आप गलत मत समझना, यहाँ पे वेस्टफेलिया की संधि को एक पॉजिटिव सेंस में दिखाया जा रहा है। पॉजिटिव सेंस का मतलब ये है कि वेस्टफेलिया की संधि देखो कितनी बड़ी या कितनी महान संधि बताया गया है यहाँ पर, कि उसके चलते आज की पूरी विश्व व्यवस्था बनी है। मतलब पहले यूरोप में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी और उसकी वही चीज़ पूरे विश्व में फैली है, और आज हमें पूरा विश्व वेस्टफेलिया की संधि के अनुरूप दिखाई देता है। काफ़ी हद तक ये आपको हकीकत लगेगा, और हकीकत है भी काफ़ी हद तक। हालांकि बहुत सारी जो डिबेट है उसकी भी बात हम करेंगे। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी घटना को बिग बैंग कहा गया है। 1648 की जो ये वेस्टफेलिया की संधि थी, इसी को कहा गया है बिग बैंग। अब बिग बैंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे समझिए। देखो बिग बैंग एक ज्योग्राफी का शब्द है। अब अगर आप पढ़ेंगे कि अर्थ का जो ओरिजिन है, या अर्थ किस तरह से बनी, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, धरती बनी कैसे, धरती का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हाँ आप देखोगे कि कई सारी थ्योरी, कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, जो अर्थ जो भूगोल शास्त्री हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए हैं पृथ्वी के जो अर्थ है उसकी फॉर्मेशन के बारे में। तो उन्हीं में से एक सिद्धांत है बिग बैंग, जिसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है। ठीक है, बिग बैंग वो वाली थ्योरी है जो कि पृथ्वी के, ये जो सोलर सिस्टम है, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम की बात करती है। ये जो बिग बैंग की थ्योरी है वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की बात करती है कि ये पूरा सोलर सिस्टम जिसमें सूरज है और 8 ग्रह हैं, चांद वगैरह हैं, ये कैसे बने। तो ये सारी बातें करती हैं। और बिग बैंग की थ्योरी क्या थी? तो बिग बैंग की थ्योरी यही थी कि छोटा सा एक अणु होता है, छोटा सा एक एटम होता है जिसमें विस्फोट होता है, छोटा सा परमाणु नहीं, छोटा सा एटम होता है, पदार्थ होता है जिसमें विस्फोट होता है। बैंग होता है मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब विस्फोट होता है, और उसी के विस्फोट से धीरे धीरे छोटे छोटे जो कण होते हैं धूल की तरह, जो उसके विस्फोट से निकलते हैं, उसी से ये पूरा सोलर सिस्टम बना है। अब ये क्या है आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, वो आपको समझना भी नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने आपको बिग बैंग का मतलब समझा दिया कि बिग बैंग का मतलब है जिससे पूरी की पूरी अर्थ, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बना है। तो उसी तरह 1648 की वेस्टफेलिया की संधि को भी महान दर्शाने के लिए जो यूरोपवासी हैं, जो यूरोपीय समर्थक विद्वान हैं, वो वेस्टफेलिया की संधि को भी बिग बैंग कह देते हैं। कहते हैं कि भाई ये बिग बैंग है। बिग बैंग का मतलब है कि आज जो हम विश्व व्यवस्था पूरे विश्व में देख रहे हैं ना, ये किसने बनाई है? ये विश्व व्यवस्था बनाई है वेस्टफेलिया की संधि ने। अगर वेस्टफेलिया की संधि नहीं होती तो आज भी बाउंड्री को हम सम्मान नहीं देते, आज भी हम एक दूसरे के साम्राज्य के ऊपर, एक दूसरे के देश के ऊपर कब्जा करते, है ना, डिप्लोमेसी वगैरह नहीं करते, राजदूत वगैरह का इतना सम्मान नहीं होता, नागरिकता नहीं प्रदान करते हम एक दूसरे के देशों को। तो ये सारी चीज़ें वेस्टफेलिया के चलते हुई हैं, वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप हुई हैं, और इसी के चलते इसको बिग बैंग का नाम दिया गया। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, तो और अच्छे से अब सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखिए 1648 की वेस्टफेलिया की संधि को
बिग बैंग माना जाता है, कहाँ पर माना जा रहा है ये बिग बैंग? ये बिग बैंग माना जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट में। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो ये शुरुआत हुई है, इसको बिग, ये जो 1648 की बिग बैंग की वेस्टफेलिया की संधि थी, इसको बिग बैंग कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बिग बैंग है। मतलब अगर बिग वेस्टफेलिया की संधि नहीं होती 1648 में, तो जो विश्व व्यवस्था आज हम देख रहे हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो सही रूप में सामने नहीं आता। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत 1648 की वेस्टफेलिया की संधि को बिग बैंग कहा जा रहा है या माना जा रहा है यहाँ पर। इसके साथ ही एक चीज़ यहाँ पर और है, 1919 में क्या हुआ था? लगभग कुछ ही समय हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को ख़त्म हुए, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ख़त्म होते ही 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी गई, ताकि विश्व व्यवस्था में शांति बनाई जा सके और दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो। इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और इसको भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है भाई कि आखिर हम 1919 में जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, या यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक सब्जेक्ट के रूप में पेश किया गया इसको, या जो 1648 की वेस्टफेलिया की संधि है, इसको एक बहुत बड़ी घटना क्यों माने हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में, या इसी को हम सब कुछ क्यों मान लें? हम इसी को क्यों मान लें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुरुआत 1648 या 1919 से ही हुई है? हम ऐसा क्यों माने? आखिर क्या वजह है? तो यहाँ पे मैंने वजह तो आपको नॉर्मली बता दी कि वेस्टफेलिया की संधि क्या थी और 1919 में क्या हुआ था, लेकिन इसके क्रिटिक भी हैं कि क्या वेस्टफेलिया वास्तविकता में वो मुकाम रखता है जो उसके बारे में बताया गया है। तो बहुत सारे लोग इसका क्रिटिक भी करते हैं। क्रिटिक मतलब ये है कि हम वेस्टफेलिया के चलते पूरे विश्व में क्या बातें फैलाई गई हैं? पूरे विश्व में ये बातें फैलाई गई हैं कि यूरोप में हुई थी वेस्टफेलिया की संधि, और यूरोप का ही जो पूरा का पूरा विचार है जो पूरे विश्व में आज फैला हुआ है। मतलब यूरोप की नज़र से हम देख रहे हैं पूरे विश्व को। मतलब जो घटना यूरोप में घटी है वही उसी पर पूरा विश्व आधारित है। इसका मतलब ये हुआ एशिया, अफ्रीका और जो अमेरिका वगैरह है, लैटिन अमेरिका, इनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनकी अपनी कोई विचार ही नहीं है। सब कुछ यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट में है। वेस्टफेलिया की संधि सब कुछ वही है। इसके साथ ही बहुत सारे क्रिटिक हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि वेस्टफेलिया की संधि ने जो संप्रभुता थी उसको कम भी किया है। राजा की जो संप्रभुता थी या जो सॉवरेंटी थी उसको कम भी किया है, क्योंकि 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से पहले 1555 में ही एक ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी यूरोप में, तो इसने सॉवरेंटी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया था। तो कई आधारों पर इसका क्रिटिक किया जाता है कि वेस्टफेलिया की संधि इतना बड़ा मुकाम जितना उसे बताया गया है यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट में उतना नहीं भी रखती है। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे कि 1919 है, अब 1919 से पहले भी भाई हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 1919 में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, और ऐसा प्लान बनाकर ये राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई, तो इससे पूरा प्रूफ हो गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे से स्थापित रहेंगे, विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित रहेगी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये प्लान के ऊपर आधारित है। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ तक आपको जितना भी समझ में आया उतना ठीक है। हालांकि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, वेस्टफेलिया की संधि को जितना आज सम्मान दिया जाता है वो काफ़ी हद तक, हालांकि बहुत क्रिटिक बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम माने तो वेस्टफेलिया की संधि को हम स्वीकार करते हैं। हमें ऐसा पढ़ाया जाता है, टीचर्स आपको भी पढ़ाते हैं, हमें भी उन्होंने पढ़ाया है, और हम आपको पढ़ा रहे हैं वेस्टफेलिया की संधि के बारे में। ठीक है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट में ही हम लोग पढ़ाते हैं ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हम मानते भी हैं, क्योंकि अब बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाएगी अगर हम एशिया अफ्रीका के विचारों को अब शामिल करें अगर हम, तो हमें बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। तो पूरी तरह जब तक अच्छे से हमारे पास कोई दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में कोई दूसरा टॉपिक, कोई दूसरा सबूत ना मिले, तब तक हम वेस्टफेलिया की संधि को सम्मान देते रहेंगे। यहाँ पर ये भी लॉजिक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिग बैंग माना जाता है, डिबेट वगैरह काफ़ी है यहाँ पर। आपको यहाँ पे सारी बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। इसके साथ ही एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है वी औपनिवेशीकरण का, ब्रिंगिंग इन डी कॉलोनियल अकाउंट्स। अब देखो इंग्लिश में जो लिखा है ना ये ज़्यादा सही है, ये वाला हिंदी में इसका ट्रांसलेशन थोड़ी गलत सी है। देखो वी औपनिवेशीकरण क्या होता है ये आपको मैं हल्का सा समझा देता हूँ। देखो वी औपनिवेशीकरण का मतलब यह है कि किस तरह देश आज़ाद होना शुरू हुए। जो औपनिवेश था पहले, अब वो आज़ाद होना शुरू हो गया, अपने जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी उनसे
उन्होंने आंदोलन किया, संघर्ष किया और उन्हें आज़ादी मिल गई। अब देश आज़ाद होने लगे। यही था विउपनिवेशीकरण। और ये आपको नहीं पढ़ना, विउपनिवेशीकरण का क्या अर्थ होता है इसके बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे मुख्य रूप से ये बातें करनी है कि विउपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो पहले सारी चीज़ें यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में थी, अब उसके खिलाफ क्रिटिक या उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जा रही है। कहने का मतलब है कि लंबे समय तक तो विश्व के अधिकांश देशों को गुलाम बनाकर रखा गया है और मैक्सिमम जो चीज़ें थी उसको यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ही प्रस्तुत किया गया। आप चाहे जो भी चीज़ें ले लो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। स्टडी मटेरियल में आप जितनी हायर स्टडी करोगे, चाहे मैनेजमेंट से संबंधित हो, चाहे कॉमर्स से संबंधित हो, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशन ले लो, जितने भी सब्जेक्ट हैं मेनली आप देखोगे यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में आपको मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ तक कि खुद का इंडियन पॉलिटिकल थॉट ले लो यार। अब क्या हमारा कुछ खुद का इंडियन पॉलिटिकल थॉट नहीं है? इंडियन पॉलिटिकल थॉट का मतलब है क्या हमारे खुद के राजनीतिक विचार नहीं है? क्या हमारे यहाँ राजा महाराजा नहीं होते थे जो राजनीति के माध्यम से देश को चलाते थे? होते थे। लेकिन फिर भी आज हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट से ज़्यादा जानकारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में है। आज की डेट में हमें कौटिल्य से ज़्यादा जानकारी हमें अरस्तु के बारे में है, हमें एरिस्टोटल के बारे में जानकारी है। आज की डेट में जो भारत के जो प्राचीन जो लेखक रहे हैं, जो पुराने जो विद्वान रहे हैं, उनके बारे में कम जानकारी है हमें, और जो वेस्टर्न जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न जो फिलोसफर्स हैं, उनके बारे में हमें अधिक जानकारी है। अधिक जानकारी इसलिए है क्योंकि कॉलेजेस वगैरह में अभी आप देखोगे तो वेस्टर्न के बारे में ज़्यादा सक्रियता से पढ़ाया जाता है, और ऐसा पढ़ाया जाता है बिल्कुल सबूत के साथ। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट वगैरह में इतनी ज़्यादा रिसर्च ही नहीं की जाती। तो सारी चीज़ें यूरोपीय केंद्रवाद से संबंधित हैं, यूरो केंद्रित हैं, यूरोसेंट्रिक हैं। इसका अब क्रिटिक किया जा रहा है, कहा जा रहा है एशिया अफ्रीका का भी अपना एक अस्तित्व है, इनके बारे में भी बताया जा रहा है। तो इसके खिलाफ काफ़ी क्रिटिक किया जा रहा है। और अब ऐसे विचार के साथ ही मतलब कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सिद्धांत वगैरह बनाए जा सकें। जो दूसरे जो देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिन्हें कहा जाता है, अब वो भी सिद्धांत वगैरह सामने ला रही हैं कई सारे विषयों को लेकर। अब हम बात करते हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुशासन का विकास क्रम। देखो यहाँ पे जो ये टॉपिक है ना, इसकी मतलब को समझ लो। लिखा थोड़ा गलत है, लिखा आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैंने यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करके, लेकिन हाँ ये थोड़ा गलत है। इसका मतलब समझ लो पहले। यहाँ पे लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से भारत में विकसित हुआ या इसका क्या विकास क्रम रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा समझो। इस वाले टॉपिक में हम मेनली जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह का रहा है भारत में, किस तरह से आज के समय में भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ये हम नहीं देख रहे, हम बस ये देख रहे हैं कि किस तरह का हम ये नहीं देख रहे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत में विकसित हुआ धीरे धीरे करके। हम ये नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत में है। ठीक है, किस तरह का है ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर भारतीय सिद्धांत की आवश्यकता। तो यहाँ तक ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर भारतीय सिद्धांत की आवश्यकता। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारतीय सिद्धांत की आवश्यकता क्या है। कहने का मतलब है अभी हम जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध नॉर्मली पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में सिद्धांत वगैरह, जो विचारक हैं यूरोपीय विचारकों के नाम ही हमें याद रहते हैं और उन्हीं के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है, उन्हीं के जो विचार हैं वो हमें पढ़ाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी आप ले सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो विषय वस्तु बताई थी कि क्या विषय वस्तु है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, तो जितने भी विद्वान थे वहाँ पर वो कहाँ थे? इंडियन तो कोई भी नहीं दिखा मुझे, एशिया का कोई नहीं दिखा मुझे वहाँ पर। तो विषय वस्तु भी किसने जो बताई है वो मतलब विदेशी रहे हैं, यूरोपीय रहे हैं या अमेरिकन रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात है। तो आखिर यहाँ पे बात की जा रही है कि भारतीय सिद्धांत की क्या आवश्यकता है, जो भारत का जो मतलब भारतीय खुद का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध में योगदान क्यों आवश्यक है, ये आपको यहाँ पे बात करनी है, या क्या इतिहास रहा है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि हम जान रहे हैं ना कि भारत एक वर्ल्ड पावर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है आज के युग में, और विश्व गुरु भारत बनने की राह पर चल रहा है। सिंपल सी बात है, आप अपने पैरों पर खड़े होकर ही पूरी तरह आगे बढ़ सकते हो। याद रखना, जब बात आती है आप काम चलाने की, जब बात आती है नॉर्मली काम चलाने की, तब तो आप किसी भी तरह काम चला सकते हो। लेकिन जब बात आती है लीडर बनने की, तो उस समय आपके पास अपनी खुद की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर बात बता रहा हूँ आपको। सिंपल सी बात है, जब आप पूरे नंबर 1 पोजीशन पर आना चाहते हैं तो उस समय आप एक तरह लीडर की पोस्ट पर होते हैं, और उस समय आपको अपने खुद की क्वालिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। मतलब ये कि आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन हाँ, भारत का पश्चिमीकरण काफ़ी हद तक हो रहा है।
भारत की जो भाषा है उसमें अंग्रेजी का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड नंबर पर या फर्स्ट नंबर पर भारत में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। कुछ सालों पहले सेकंड नंबर पर भारत था और पता नहीं, मुझे यकीन है कि जल्द ही भारत नंबर 1 पोजीशन पर भी हो जाएगा और हो सकता है अभी फर्स्ट नंबर पर हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि सेकंड अमेरिका के बाद भारत ही वो देश है जहाँ पर इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो भारत का अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी रहन सहन है, इसमें भी जो संस्कृति है उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, स्पेशली भाषा को लेकर तो यहाँ पे काफ़ी है। तो यही चीज़ है कि भाषा का मतलब यहाँ पे सिर्फ भाषा नहीं है, भाषा का मतलब यहाँ पे एकेडमिक्स भी है। अब भारतीय कॉलेज वगैरह में देखिए, इंडियन कॉलेज डीयू वगैरह हो गए, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर किस लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है? इंग्लिश लैंग्वेज में। और कौन से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं? जो यूरोप ने बनाई है, जो यूरोप के जो विद्वान हैं, जो यूरोप के इतिहासकार हैं, जो यूरोप के फिलोसफर हैं, जो यूरोप के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो चीज़ें जो सिद्धांत बताए हैं वही आज हम अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई भी दार्शनिक ले लो, जॉन लॉक एक दार्शनिक हैं, ठीक है, आपको नाम याद हो या ना हो, जॉन लॉक के बारे में पढ़ना है, इन्होंने मतलब इसे छोड़ो, अब मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे कि बल्ब का आविष्कार कैसे किया था, बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, तो बल्ब के आविष्कार से संबंधित जो चीज़ें हैं वो कहाँ हमें मिलेंगी? वो मिलेंगी हमें यूरोपीय ग्रंथों में, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने पहले कर लिया उसका आविष्कार। तो जो यूरोपीय वैज्ञानिक हैं हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और उनके बारे में किस लैंग्वेज में लिखा है? उनके बारे में लिखा है इंग्लिश में, तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जो सिद्धांत बने हैं, जो थ्योरीज बनी हैं, अगर हमें उसके बारे में पढ़ना है तो वो हमें तभी मिलेगा जब हम यूरोप को पढ़ेंगे, क्योंकि यूरोप में ही, मतलब यूरोप की किताबों में ही कह लो, मैक्सिमम रूप से वहाँ पर ये सारी बातें लिखी हैं। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो विद्वान हैं वो यूरोपीय हैं। भारत के बारे में भी अगर आपको पढ़ना है ना, भारत के बारे में भी, तो भारत के बारे में भी आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज, बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत को अपने कुछ सिद्धांत लाने हैं या अपना खुद का कुछ लाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो ये बहुत आवश्यक है भारत के लिए। समकालीन राजनीतिक परिवर्तन हमें स्वदेशी और स्वधर्म के विषय में विचार करने के लिए निर्देशित करता है। भारतीय संस्कृति शोध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर इसकी स्थापना के सैद्धांतिक आधार को मौर्य, पाल वंश और चैदी वंश, ये साम्राज्य हैं कुछ भारत के प्राचीन, के शासन में खोजा जा सकता है। भले ही विदेशी शक्तियों ने भारत पर बार बार आक्रमण किया हो, लेकिन भारतीय साम्राज्यों ने स्वयं उपमहाद्वीप को पार नहीं किया। मतलब यही है कि भारत ने उपमहाद्वीप को पार कर कर किसी पर आक्रमण नहीं किया। इसके बावजूद भी उपमहाद्वीप, मतलब पूरा जो भारत है इसको हम उपमहाद्वीप ही कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी आता है उपमहाद्वीप में। किसके बावजूद भी भारत का अन्य संस्कृतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह प्रभुत्व राजनीति के बजाय सांस्कृतिक था एवं यह भौतिक बल के बजाय व्यापार पर अधिक निर्भर करता था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इन तथ्यों को तर्कवाद और अनुभववाद के आधार पर सैद्धांतिक किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात को समझिए। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि भारत के लिए आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम समकालीन परिस्थिति, समकालीन राजनीतिक व्यवस्था देख सकते हैं कि समकालीन राजनीतिक व्यवस्था में भारत एक विश्व शक्ति बनने की पूरी मतलब काबिलियत रखता है, और ऐसी सिचुएशन में भारत को खुद के विचार सामने रखने हैं, और भारत के पास वो क्षमता भी है। यार, हमारी खुद की एक जो संस्कृति रही है वो बहुत प्राचीन रही है। हम आदिवासी नहीं थे पहले, हमारी खुद की अपनी एक सभ्यता रही है जो कि प्राचीन साल से मतलब हड़प्पा काल से शुरू हो चुकी थी। हज़ारों सालों पुरानी सभ्यता है हमारी। अगर हम अफ्रीका वगैरह की बात करें, अगर हम अमेरिका, जो लैटिन अमेरिका वगैरह है, यहाँ पर सभ्यता बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन हाँ, भारत की और चाइना के देशों की अगर हम बात करें तो एशिया की जो सभ्यताएं हैं बहुत प्राचीन हैं। तो ऐसे में भारत के पास वो क्षमता है और उसी क्षमता को यहाँ पर निखारना है। थोड़ा प्राचीन समय अगर हम देखें तो मौर्य और पाल वंश और चैदी वंश के टाइम पर भी थोड़े अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस समय आसपास के देशों के साथ, साम्राज्यों के साथ होता था। और भारतीय संस्कृति की एक अच्छी झलक ये है कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। मतलब भारत अपना जो इतना बड़ा देश है, उपमहाद्वीप है, इससे आगे जाकर किसी के ऊपर भारत ने आक्रमण नहीं किया। तब भी भारत के कई देशों के साथ, कई साम्राज्यों के साथ
सांस्कृतिक संबंध रहे हैं प्राचीन समय से। ठीक है, सांस्कृतिक संबंध मतलब संस्कृति, व्यापारिक लेन देन रहा है, संस्कृति से संबंधित चीज़ों का लेन देन रहा है। उदाहरण के लिए आइए हम एक प्राचीन भारतीय विद्वान कौटिल्य के सिद्धांतों को समझें, जिनका यथार्थवाद के पदानुक्रम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखो दोस्तों, पद यथार्थवाद क्या होता है? यथार्थवाद मतलब रियलिज्म, जो साफ तौर पर कहता है कि जो देश हैं उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, ये यथार्थवाद कहता है। ये इस विचारधारा को भी आप आगे पढ़ेंगे थ्योरी वाले यूनिट में। लेकिन हम यहाँ पे भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो भारत में भी अगर हम देखें तो सांस्कृतिक रूप से भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में भी, हम प्राचीन इतिहास अगर हम भारत का देखें तो कई सारे उदाहरण हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो उदाहरण है यहाँ पर वो कौटिल्य का है। कौटिल्य के सिद्धांतों में हमें अंतर्राष्ट्रीय जो आज का सिद्धांत है यथार्थवाद, इसकी झलक देखने को मिलती है। यथार्थवाद आज की अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है या जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें एक बहुत बड़ी थ्योरी रखता है यथार्थवाद, जिसको हम भारत के प्राचीन जो विद्वान हैं कौटिल्य के द्वारा दिए गए सिद्धांत में हम देख सकते हैं। अब कौटिल्य ने क्या सिद्धांत दिया था अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित, इसे आप देखो। यहाँ पे देखो, कम शब्दों में, सब शब्दों में मैं बात समझाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे आपको बीच में विजिगीषु दिखाई दे रहा है, तो कौटिल्य ने इसको एक अच्छा राजा कहा, विजिगीषु, जो योद्धा, एक अच्छा योद्धा, एक अच्छा राजा विजिगीषु को कहा है कौटिल्य ने। और कौटिल्य ने कहा है कि जिस देश की, जैसे कि मान लो एक देश है ये वाला, अब इस देश का जो राजा है विजिगीषु, अब इसके देश के बगल में जो राजा होगा जिससे इसकी बाउंड्री शेयर होगी, वो स्वाभाविक रूप से विजिगीषु का शत्रु होगा। क्या होगा? शत्रु होगा। और मतलब ये एक अरि, मतलब जो ये अरि लिखा है ना सेकंड नंबर पर, अरि राज्य, ये तो ये क्या है? विजिगीषु का शत्रु। इसके अलावा जो यहाँ पे ये विजिगीषु से नीचे है पार्निश ग्रह, ये भी विजिगीषु का शत्रु होगा, क्योंकि इसकी भी बाउंड्री शेयर होती है विजिगीषु से। सिंपल सा कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में कहा कि जिस देश की आप बाउंड्री, जिस देश की सीमा आपके देश से मिलती है, वो आपका स्वाभाविक रूप से शत्रु होगा, ऐसा कौटिल्य ने कहा। और कौटिल्य ने आगे कहा कि अगर आपका कोई शत्रु है, अब उसकी सीमा जिस देश से मिलती है वो आपका मित्र होगा। उदाहरण के लिए जो ये पहला राज्य है विजिगीषु, इसका मित्र है, ये वाला जो मित्र राज्य है ये इसका मित्र है। मित्र क्यों है? क्योंकि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अरि का शत्रु कौन? विजिगीषु। और अरि का एक और शत्रु कौन? मित्र। क्योंकि दोनों ही देशों के साथ अरि जो ये राज्य है इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है। ये जो अरि राज्य है इसकी बाउंड्री किस किस देश के साथ शेयर हो रही है? एक मित्र के साथ शेयर हो रही है और एक विजिगीषु के साथ शेयर हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों ही देश इस अरि राज्य के क्या हैं? दुश्मन हैं। मतलब ये कि मित्र राज्य भी और विजिगीषु राज्य दोनों का दुश्मन सेम है, अरि। दोनों का दुश्मन कौन है? अरि है। ठीक है, इसी कारण से दोनों आपस में दोस्त होंगे, विजिगीषु और मित्र इस 5वें नंबर पर जो है दोस्त होंगे। कहने का मतलब है आज के टाइम पर आप देखिए, भारत है, ठीक है, भारत के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ भारत की बाउंड्री शेयर होती है और हम दोनों के ही रिश्ते जानते हैं। कौटिल्य ने हज़ारों साल पहले ही बता दिया था, आज से 2400 साल पहले ही कह दिया था कि जिसके साथ आपकी बाउंड्री शेयर होगी वो आपका स्वाभाविक रूप से शत्रु होगा। तो भारत का शत्रु पाकिस्तान है क्योंकि बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, कौटिल्य के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और हकीकत में है ऐसा। और यहाँ पे पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के साथ भारत की बाउंड्री जो शेयर होती है, हालांकि अभी वो भारत के अंडर में नहीं है, तो इस हिसाब से अभी हम देखें तो भारत का मतलब भारत से टच नहीं हो रही अभी अफगानिस्तान की बाउंड्री। तो इस तरह अगर हम देखें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बाउंड्री, बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, तो पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान। तो इस तरह भारत और अफगानिस्तान आपस में दोस्त और पाकिस्तान उन दोनों का एक सिंगल एनिमी। और ऐसा है भी, पाकिस्तान और भारत के रिलेशन अच्छे नहीं हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा कौटिल्य ने पहले ही कह दिया था। और भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन ठीक हैं, अच्छे हैं, भले ही वहाँ पर अभी सरकार बेकार आ चुकी है जो कि एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे रिलेशन जैसे जैसे वहाँ पर सरकार स्टेबल होती जाएगी, स्थिर होगी, रिलेशन और ज़्यादा मजबूत होंगे। जब वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाएगी तो रिलेशन और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जिस राज्य के साथ आपकी बाउंड्री शेयर होगी वो आपका शत्रु होगा और शत्रु का शत्रु आपका मित्र होगा।
और इसी तरह जो अरि राज्य है उसका भी एक मित्र है, जैसे कि जो पार्निशग्रह है ये अरि राज्य का मित्र होगा क्योंकि इन दोनों का शत्रु विजिगीषु है। तो ये सारी बातें कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में बताई। जितना समझ में आया ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही कौटिल्य ने कहा एक मध्यम राज्य भी होगा। मध्यम राज्य कौन होगा? तो मध्यम राज्य वो जिसकी जिसकी बाउंड्री दोनों ही देशों के साथ शेयर होती है, जिसकी बाउंड्री दोनों ही देशों के साथ, जो दो शत्रु हैं उनके साथ शेयर हो रही है, जैसे कि विजिगीषु और पाणिग्रह और अरि और विजिगीषु तो आपस में शत्रु है ना ये दोनों, तो इनके साथ बाउंड्री दोनों मध्यम वाले राज्य की बाउंड्री दोनों के साथ ही शेयर होगी। तो अब ये मध्यम राज्य कैसा बिहेव करेगा? अब ये मध्यम राज्य की जो बाउंड्री है वो दोनों ही राज्यों के साथ शेयर हो रही है, दो दुश्मनों के साथ। तो ऐसे में ये मध्यम राज्य किसी एक का साथ दे सकता है, वो किसी का भी मित्र हो सकता है, किसी का भी शत्रु हो सकता है। उदाहरण के लिए कई बार आप देखोगे नेपाल की बाउंड्री चाइना से भी शेयर होती है और भारत से भी शेयर होती है, और चाइना और भारत आपस में दुश्मन है। आज के करंट में बता रहा हूँ। और आप देख सकते हो कई बार नेपाल चाइना का साथ लेते हुए दिखाई देता है, और कई बार स्पेशली भारत का, वैसे तो भारत का रिलेशन नेपाल से काफ़ी अच्छा है, तो भारत के पक्ष में रहता है। तो ये मध्यम भूमिका निभाते हैं ये देश, ठीक है, जिनकी बाउंड्री दो दुश्मन राष्ट्रों के साथ शेयर होती है। इसके साथ ही इन्होंने उदासीन राज्य के बारे में बताया है कौटिल्य ने। एक उदासीन राज्य होगा जो दूर होगा काफ़ी, जैसे कि अमेरिका हो गया। भारत पाकिस्तान यहाँ पे हैं, अमेरिका दूर है ना, तो अब वो कैसा भी डिसीजन ले सकता है, वो किसी का भी साथ दे सकता है। अब वो किसी भी तरह वो सही का पक्ष लेगा स्पेशली, या वो किसी भी तरह से बिहेव कर सकता है। उदासीन राज्य आप उसे कह सकते हैं। हो सकता है वो मत इंटरफेयर ही ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में कहा था। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में विजिगीषु के कहा था कि आपको पूरे विश्व को जीतने का प्रयास करना है। ये भी कहा था, युद्ध करना एक स्वाभाविक बात है और सभी राज्यों की प्रवृत्ति होती है युद्ध करना, ऐसा कौटिल्य ने कहा। और ऐसा कहकर यथार्थवाद की विचारधारा का परिचय दिया, और यथार्थवाद की विचारधारा अभी हमें दिखाई देती है और कौटिल्य ने उस समय पहले ही बता दी थी। हालांकि स्पष्ट रूप से यथार्थवाद शब्द यूज़ नहीं किया था कौटिल्य ने। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत में कौटिल्य ने इतनी बड़े सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, अगर आगे और एक्सप्लेन किया जाता तो और भी बातें ऐड की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी आप इतना समझ सकते हैं कि ये सिद्धांत कितने लंबे समय 2400 साल पहले, उस समय कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता उस टाइम का ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो बस हम यहाँ पर इस टॉपिक में बस यही देख रहे हैं कि किस तरह से भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ हमें तत्व दिखाई देते हैं। तो केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के अंदर भी कुछ कई सारी बातें लिखी हैं कि खंड का अध्ययन करने से इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा कि भारत अपने रणनीतिक विचारों को उत्पादक रूप से विकसित कर सकता है। इसके लिए शब्दावली, सिद्धांत, वाद विवाद, दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक प्रतिगामी, तर्कसंगत, सुसंगत और कूटनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को पश्चिम ज्ञान से सैद्धांतिक मुक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता है। सिंपल सी बात अब यहाँ पर यह है कि कौटिल्य वगैरह ने, मनुस्मृति वगैरह में हमें कई सारी बातें मिल जाती हैं, लेकिन अब उससे काम नहीं चलने वाला। भारत को खुद के लिए कई सारे सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, कई सारी तर्कसंगत बातें करनी पड़ेंगी। भारतीय लोगों को कई तरह की रिसर्च करनी पड़ेगी और अपने देश के लिए अपने सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, अपनी खुद की विचारधारा सामने रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे सैद्धांतिक मुक्ति की बात की गई है। हम जितने भी सिद्धांत फॉलो करते हैं, जितनी भी तरह की थ्योरीज़ को फॉलो करते हैं, वो यूरोप के विद्वानों ने, यूरोप के विचारकों ने अपनी लैंग्वेज में बनाई है। तो इसलिए हम वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, हम हर चीज़ वहीं का कर रहे हैं, पूरी तरह हम उनको कॉपी कर रहे हैं, या पूरी तरह हम उस विचारधारा को अपने माइंड में सेव कर रहे हैं, या उस विचारधारा से के अकॉर्डिंग हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु अगर हमें बनना है, अगर हम वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं, तो हमें खुद का सिद्धांत पेश करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें रिसर्च करनी है, या कॉलेजेस वगैरह में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह से या आर्थिक हेल्प की जाए, लोग रिसर्च करें, हमारे खुद का बहुत सारा जो ज्ञान है जो कि छुप गया है उसको उजागर किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्रयास करने चाहिए। इसके साथ ही सभ्यतागत मूल्यों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में समावेश, मतलब जो सभ्यतागत जो वैल्यूज़ होती हैं, सभ्यता की जो वैल्यूज़ होती हैं सिविलाइजेशन की, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत में अगर हम देखें तो भारत लगातार ये सभ्यतागत और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर एक राष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर स्वदेशी मूल सिद्धांत के विचार पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रहा है। मतलब कहने का यह है कि एक राष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयास भारत में किया जा रहा है, मतलब सांस्कृतिक एकरूपता भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं ना दोस्तों, भारत में विविधता, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो डाइवर्सिटी तो रहेगी भारत में, लेकिन साथ में जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है खुद की भारत,
जिसको पूरे भारत में फैलाया जाए, सभी लैंग्वेज के अस्तित्व को बनाए रखा जाए, लेकिन फिर भी हमारी एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें खुद की भाषा में, तो वो हो सकता है। या कई सारी सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, तो जिससे हम एक राष्ट्र राज्य के रूप में और ज़्यादा प्रबल रूप से स्थापित हो सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें काफ़ी बेनिफिट देंगी। इसके साथ ही इस प्रकार यह छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य ज्ञात करने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण देने का समय है। इसके साथ ही दोस्तों ये टाइम है कि जब जो छात्र हैं, जो रिसर्च करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, अब इनके लिए यहाँ पर ये भूमिका निभानी है इन्हें कि इन्हें अब सिद्धांत प्रस्तुत करना है। अब इन्होंने स्टडी कर लिया, स्टडी करने के बाद अपने अकॉर्डिंग भारतीय लोगों को खुद कई सारे सिद्धांत, कई सारे प्रिंसिपल देने हैं। बहुत सारे नाम आप ले सकते हो, अमर्त्य सेन का नाम ले सकते हो जिन्होंने न्याय के ऊपर कई सारी बातें कही हैं। वैसे बहुत सारे भारतीय हैं जिन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए हैं। तो उसी तरह और भी रिसर्च वगैरह इस क्षेत्र में हमें करनी है, नए नए सिद्धांत हमें भारत को देने हैं। भारत के समग्र इतिहास और सहिष्णुता, शांति व हस्तक्षेप की सभ्यता के मूल्यों को देखते हुए हमें अपनी सत्तामूलक शैली के से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषयों को देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समग्र भारतीय सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय सभ्यता में, अगर भारतीय इतिहास में हमें सहिष्णुता दिखाई देती है, शांति का सिद्धांत दिखाई देता है, हस्तक्षेप की नीति दिखाई देती है। भारत की जो सभ्यता रही है, जो संस्कृति रही है, उसने सहिष्णुता को बढ़ावा देने का ही प्रयास किया है, शांति वगैरह को विश्व में बढ़ावा देने का प्रयास किया है। वसुधैव कुटुंबकम की बात भारतीय सभ्यता के द्वारा की गई है, भारतीय संस्कृति के द्वारा की गई है। तो इन्हीं सब मूल्यों के आधार पर हमें विश्व राजनीति में, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और निभा भी रहा है भारत। जैसे कि G20 की जो भारत को अध्यक्षता सौंपी गई है G20 की, उसमें भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पर स्लोगन भी सामने रखा है। साथ में कई सारी भारतीय जो कल्चर हैं, भारतीय जो चीज़ें हैं, उनको विश्व को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। इसके साथ ही कुछ विद्वान मानते हैं कि एक बार प्रभावी ढंग से ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करने के पश्चात हम स्वदेशी मूल ज्ञान का उत्पादन करने के लिए स्वयं को आत्मनिर्भर दिखाने का प्रयास करना चाहिए हमें। यही उचित मायने में सच्चा भारतीय दर्शन हो सकता है। कहने का मतलब यही है कि अगर हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें हर क्षेत्र में, तो वही सबसे ज़्यादा अच्छा भारतीय दर्शन होगा, भारत का खुद का सच्चा भारतीय दर्शन होगा। मतलब 75 साल पूरे हो गए हैं हमारे देश की आज़ादी को, और हम जल्द से जल्द अगर हम उपनिवेशवाद के जो तौर तरीके हैं, आज हम देखते हैं भारत बहुत सारी जो चीज़ें हैं, नौकरशाही वगैरह है, सब उपनिवेशवाद की देन है। भारत में बहुत सारी चीज़ें उपनिवेशवाद की देन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है, भारत में गुलामी की देन है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह खुद का मतलब काफ़ी ठोस तरीके से खुद के विचारों को सामने रखें, तो अगर हम खुद के सिद्धांतों पर चलकर आत्मनिर्भर बने और ख़ुद को हर चीज़ में, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी कोई भी सेक्टर हो, उसमें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें, तो वो सच्चा भारतीय दर्शन साबित होगा। तो यही मेन बात थी यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने कई सारी बातें कर ली। यहाँ पर हमने जो भी आपको यूनिट 1 में सारी बातें जो भी समझनी थी, वो सारी की सारी आज हमने कवर कर ली हैं, और आगे की वीडियोस में जो आगे की यूनिट्स हैं उसमें भी आपको सारी बातें जो भी पढ़ानी है वो पढ़ाई जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।